हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं सोल्यूशन चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सोडियम सल्फेट डिहाइड्रेट। देखिए यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे सॉल्युबिलिटी कुछ फिक्स टेम्परेचर तक इंक्रीज़ होगी और वो फिक्स टेम्परेचर है 32.8 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, यहाँ तक सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इसकी इंक्रीज़ होगी, बट जैसे ही आप 32.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करोगे इसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तक जैसे 32.8 डिग्री सेल्सियस तक आप टेम्परेचर इंक्रीज़ करते जाओगे, नो डाउट ये वाटर में अच्छे से डिसोशिएट होता जाएगा, मतलब अच्छे से रिएक्ट करता जाएगा। ठीक है, तो यानी कि जो 32.8 डिग्री सेल्सियस तक जो है आपका हाइड्रेटेड फॉर्म में जो है सोडियम सल्फेट, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एनहाइड्रस फॉर्म में। ठीक है, ये अलग हो जाएगा। अब जैसे ही ये सोडियम सल्फेट अलग होगा, ये बड़ी जल्दी से वाटर के साथ 2Na+ एंड SO4 नेगेटिव में नॉर्मल टेम्परेचर पर ही अच्छे से रिएक्ट कर जाता है ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये किया 32.8 डिग्री सेल्सियस तक हमने टेम्परेचर ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंक्रीज़ किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर जो थोड़ा सा भी आप और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करोगे, यहाँ पे सोडियम आयन को इतनी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी कि अब वो उस स्टेट में रहना ही नहीं पसंद करेगा, वो बल्कि अब गैसीय स्टेट में गैसीय स्टेट में बन जाएगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि ये जो सोडियम जो है, ये सोडियम सल्फेट जो है, ये अब उस लिक्विड सॉल्वेंट जो भी है आपका उसके साथ रिएक्ट में ही नहीं रहेगा, उसके साथ ही नहीं रहेगा। ठीक है, वो वापिस वापिस जो वाप या कह लें ऊपर वापिस गैसियस में कन्वर्ट हो गया होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, सोडियम तो रिएक्ट किया ही नहीं, मतलब डिसॉल्व भी नहीं हुआ उसमें। ठीक है, सोल्यूबल ही नहीं है उसमें, वापिस वो अलग हो गया उसके साथ। ठीक है, 32.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर से, तो इसलिए क्या हुआ, वो रिएक्शन क्या हो गया, अब उसके साथ सोल्यूबल ही नहीं है। ठीक है, सोडियम सल्फेट जो है, इसलिए 32.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जो आप उसको हीट करते हो तो वो क्या हो जाएगा, अनडिज़ोल्व हो जाएगा। ठीक है, सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, उसकी डिक्रीज होती रहेगी। इसीलिए मैंने कहा दिया यहाँ पे डिसोल्यूशन जो होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, यानी कि अपने आप ही सोडियम सल्फेट जो अच्छे से रिएक्ट कर जाएगा वाटर के साथ। ठीक है, बट जो चीज़ अच्छे से रिएक्ट कर रही है वाटर के साथ, आप उसको हीट करते जा रहे हो तो फिर वो अलग से ही रिएक्ट होगा ही नहीं। ठीक है, उसके साथ मिक्स ही नहीं होगा वो। इसीलिए जो है ये 32.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अगर जो आप हीट करोगे तो वो सॉल्यूबल नहीं होगा वाटर में। इसीलिए मैंने ये कहा है कि सॉल्युबिलिटी जो है 32.8 डिग्री सेल्सियस तक ये अच्छे से डिसॉल्व होगा, बट उससे ऊपर नहीं होगा। ठीक है, ये डिसोल्यूशन इज़ एंडोथर्मिक। इसका मतलब क्या है, हमको कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करवाना पड़ेगा जब ये हाइड्रस फॉर्म में होगा। है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव रीजन एट एटीट्यूड पीपल सफ़र फ्रॉम अ डिजीज कॉल्ड एनोक्सिया एंड इन दिस डिजीज दे बिकम अ वीक एंड कॉन्टेक्ट कैन नॉट थिंक क्लियरली। देखिए एटीट्यूड पे क्या होता है, एटीट्यूड पे क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है वहाँ पे लेस होता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेस क्यों होता है, ड्यू टू वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या होता है, कम। तो इससे क्या होगा, जो ऑक्सीजन भी जो डिज़ोल्व होगी हमारे ब्लड में, वो भी क्या होगी, लेस होगी। अगर वो लेस होगी, अगर जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड सेल में अच्छे से नहीं डिज़ोल्व हो रही है, तो उससे क्या होता है कि हमारे टिश्यूज़ में प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि यही एक रीज़न है कि वहाँ पे जो इसी रीजन की वजह से जो है, जो पीपल्स जो हैं, लोग जो हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और अच्छे से थिंक भी नहीं, मतलब सोच भी नहीं सकते। ठीक है, इसी कंडीशन, इसी प्रॉब्लम, इसी डिसीज़ को हम क्या कहते हैं, एनोक्सिया। ठीक है, तो रीज़न क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन कम होती है। और प्रेशर क्यों कम होती है, क्योंकि प्रेशर भी कम होता है ऑब्वियसली, फिर ऑक्सीजन भी कमी हो जाएगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन कम होगी तो हमारे ब्लड सेल्स में ये डिज़ोल्व भी अच्छे से नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्यूशन ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन इज एन एग्जांपल ऑफ मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप वाई। देखिए जो सोल्यूशन जो होता है क्लोरोफॉर्म का एंड एसीटोन का, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है। ठीक है, ये क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म, इट फॉर्म अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छे से लिख देता हूँ इसको,
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है तो उससे क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जब आप देखें ये इसके साथ करेगा और ये जो है ये इसके साथ करेगा, माफ़ कीजिएगा, ये इसके साथ और ये इसके साथ एक दूसरे के साथ, यानी कि ये क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। अब देखिए इन्होंने क्या बना लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया है, तो इनको जो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए होगा, वो भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। ठीक है, तो इनका जो बॉयल करने के लिए टेम्परेचर भी चाहिए होगा, वो भी क्या चाहिए होगा, ज़्यादा चाहिए होगा। मतलब अब ये नॉर्मल, अगर जो आप देखा जाए, हम नॉर्मल 1 ATM पे बात करें तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना ली, सपोज करो 1 ATM पे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है 1 ATM पे। ठीक है, इसका सपोज करो ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं फॉर्म करता तो 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाता है, सपोज करो। ठीक है, अब यहाँ पे एक हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली 1 ATM पे ये अब बॉयल नहीं होगा, 1 ATM पे ये बॉयल नहीं होगा। तो 1 ATM पे बॉयल भी नहीं होगा तो उससे क्या होगा, यहाँ पे जो जिस भी कंटेनर में यहाँ पे वेपर प्रेशर जो होंगे 1 ATM पे, वो भी क्या बनेंगे, लेस बनेंगे। कब लेस बनते, अगर जी ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं करता तो नॉर्मल 1 ATM पे इसके नॉर्मल प्रेशर, नॉर्मल वेपर प्रेशर जितने बनने थे, नॉर्मल वेपर्स बनने थे वो बन जाने थे। ठीक है, बट अब यहाँ पे वेपर्स बनेंगे नहीं तो प्रेशर भी नहीं क्रिएट होगा, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एज वी कंपेयर टू आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, अब आइडियल सॉल्यूशंस के कंपेयर करें तो यहाँ पे वेपर प्रेशर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पे वेपर प्रेशर जो हो गया कम हो गया। ठीक है, और ये क्या हो रहा है, कम हो रहा है, यानी कि क्या इंडिकेट कर रहा है, नेगेटिव डेविएशन की तरफ इंडिकेट कर रहा है। इट इंडिकेट नेगेटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन। ठीक है, तो बस यही इस क्वेश्चन में पूछा था कि इनका बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम क्यों होता है, रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन हैज़ हायर फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए फ्रीजिंग पॉइंट से हमको ये इक्वेशन बड़ी जल्दी से दिमाग में आ जानी चाहिए, और यहाँ पे ये होता है पॉइंट ऑफ फैक्टर। ठीक है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है। इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको पहले डिसोशिएट करके देखते हैं, ये किस में कन्वर्ट होगा, 2Al3+ एंड SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे देखे जाए तो ये यहाँ पे आइंस कितने हैं, यहाँ पे आइंस हैं एक एक ही, मतलब है तो वैसे कुछ भी बट न्यूट्रल है। ठीक है, तो लेट्स सपोज करो 1 ले लेते हैं, और यहाँ पे आइंस हैं 2Al3+, यानी कि 2 यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे 2 ही क्या है, नेगेटिव आयन है। तो आयन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ आयन्स इन प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट। या तो सीधा आप यहाँ पे देखो कि टोटल प्रोडक्ट में आयन्स कितने बने हैं, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आप यहाँ पे देखो टोटल प्रोडक्ट में आयन्स कितने बने हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आयन्स कितने हैं, 4, तो बस यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। अब यहाँ पे पूछा था इन्होंने हायर फ्रीजिंग पॉइंट किसका होगा। सबसे पहले यहाँ पे डेल्टा TF, आई की वैल्यू क्या है यहाँ पे 4, और KF की वैल्यू वो तो जनरल ही रहेगी। ठीक है, तो अगर नहीं गिवन है तो फिलहाल क्वेश्चन में वैसे गिवन नहीं है तो इसको KF को ऐसे ही रहने देते हैं। और यहाँ पे इनकी कंसंट्रेशन आती है, तो कंसंट्रेशन कितनी है, 0.05। तो यहाँ पे डेल्टा TF की वैल्यू आ जाएगी अराउंड, माफ़ कीजिएगा ये ज़रा Al3 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 6। ओके, माफ़ कीजिएगा, 3 + 2 5।
ये हो जाएगा 5, तो ये आ जाएगा 0.25 इंटू के एफ। और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं K3FeCN6, ये किस में टूटेगा 3K प्लस में, एंड FeCN6 नेगेटिव में। 3 आइंस यहाँ पे बने हैं और एक यहाँ पे, तो टोटल प्रोडक्ट में गिन लो तो टोटल यहाँ पे आई की वैल्यू क्या है 4, ठीक है। तो यहाँ पे सिमिलरली डेल्टा टी एफ निकाल लो 4 इंटू के एफ इंटू 0.1, तो यहाँ पे ये आया है 0.4 और यहाँ पे डेल्टा टी एफ की वैल्यू आई है इतनी, ओके। अब यहाँ पे देखिए डिप्रेशन कम कहाँ पे आया है, डेल्टा टी एफ क्या होता है डिप्रेशन, तो गिरावट कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या है गिरावट ज़्यादा, ठीक है। तो डिप्रेशन यहाँ पे कम है, इसीलिए इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा ज़्यादा, ठीक है। यहाँ पे डिप्रेशन क्या है कम, यहाँ पे इसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और इसका फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा टी एफ चेंज जो है वो यहाँ पे ज़्यादा कम आया है, ठीक है। चेंज जो है वो यहाँ पे कम आया है, डिप्रेशन क्या है यहाँ पे कम है, ठीक है। इसीलिए जो है इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी क्या होगा ज़्यादा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 7 ग्राम ऑफ द सॉल्ट पर 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस इज 70%. If the vapor pressure of water at 100 degree Celsius is this, then calculate the vapor pressure of solution. Solution या तो solvent भी बोल सकता है पेपर में आपको, ठीक है। तो इसमें क्या है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इन डाइल्यूट सोल्यूशन 7 ग्राम इतनी, ठीक है। तो अब इसको करते हैं सॉल्व। देखिए ये किसका क्वेश्चन आपको ज़रा ध्यान आ रहा हो तो ये कहाँ का क्वेश्चन लग रहा है, वेपर प्रेशर की बात हो रही है यहाँ पे, और साथ ही साथ यहाँ पे ये एक इलेक्ट्रोलाइट भी दिया है। तो ऑब्वियसली ये कोलिगेटिव की फर्स्ट प्रॉपर्टी से कुछ मिलता जुलता क्वेश्चन है, ठीक है। रिलेटिव लॉवरिंग इन वेपर प्रेशर जो है वो, ठीक है। उसमें क्या फॉर्मूला होता था पी ए नॉट माइनस पी ए डिवाइडेड बाय इज इक्वल टू वॉन्ट हाफ फैक्टर इनटू ये, ठीक है। ये किसका होता था सॉल्यूट का, ठीक है, और ये किसका होता था सॉल्वेंट का। तो अब आपको यहाँ पे वेपर प्रेशर जो दिया है वाटर का वो दिया है इतना, ठीक है। तो चलिए करते हैं कैलकुलेट। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए सबसे पहले यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू देखिए सेम वैसे ही पहले की तरह कैलकुलेट करेंगे, ओके। यहाँ पे ये गिवन नहीं है कि 100% डिसोशिएट हुआ है नहीं, लेकिन यहाँ पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की बात कर रहा है, ठीक है। सब तो हमें ये लेके के साथ में चलना पड़ेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी x 2x, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो जाएगी 1 + 2x, और यहाँ पे ये बता दिया गया है कि ये जो है वो 70% डिसोशिएट हो चुका है, तो यानी कि x यहाँ पे 70% डिसोशिएट हो चुका है। अगर इसको फिर नंबर में निकालना चाहे तो ये हो जाएगा 0.7, तो यानी कि यहाँ पे x की वैल्यू क्या है पता चल चुकी है 0.7, ठीक है। तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 + 2 इंटू 0.7, तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 2.4, ओके। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक्स बी भी कैलकुलेट कर लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पे आ जाएगा सॉल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट, यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल टू सॉल्वेंट लेके चलते हैं, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे सॉल्यूट के, गिवन मास कितना है 7, और इसका मोलिकुलर मास कितना है 164, ठीक है, इनटू, और यहाँ पे ये है वाटर, वाटर कितना गिवन है 100, और इसका तो नंबर वो मोलिकुलर मास चला जाएगा ऊपर 18, ठीक है। तो जब यहाँ पे ये वैल्यूज़ ये आ गया एक्स भी, ठीक है, और हमको
ये अमाउंट जो है वेपर प्रेशर इसका गिवन है, ठीक है, इसका। तो ये है 760 mm ऑफ मर्करी, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं सारी की सारी, और अपॉन पी ए इज इक्वल टू 2.4 इंटू 7/164 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 100। इस पी ए की वैल्यू हमको पता है 760, तो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। और तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा, हमारे पास इस पी ए नोट की जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 7460 डिग्री mm ऑफ मर्करी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मोटर व्हीकल रेडिएटर वाज फिल्ड विद 8 लीटर ऑफ वाटर टू विच 2 लीटर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वर एडेड। What is the lowest temperature at which the vehicle can be parked outdoor without a danger that water in the radiator will freeze? देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर सोचिए ये क्वेश्चन कैसे होगा। इसमें ये बताया गया एक व्हीकल रेडिएटर में 8 लीटर वाटर है, 2 लीटर मिथाइल अल्कोहल है, ठीक है। इसकी डेंसिटी यहाँ पे दी है मिथाइल अल्कोहल की। तो आपको ये बताना है, लोएस्ट टेम्परेचर बताना है कि जो व्हीकल जो है, लोएस्ट टेम्परेचर बताना है, ठीक है, कि व्हीकल कितने उस टेम्परेचर तक डेंजर से बाहर है, कि उस वो वाला टेम्परेचर बताइए कि उस समय जो रेडिएटर जो है वो फ्रीज़ हो जाएगा। वो टेम्परेचर बताना है, रेडिएटर कब फ्रीज़ होगा। रेडिएटर पता हो आपको, तो वो जो इंजन को जो है, जो भी इंजन का सिस्टम होता है उसको कूल करने का काम करता है, ठीक है। देखिए, फिर बात आ गई, ये क्वेश्चन आपको किस डायरेक्शन में लेके जा रहा है, फ्रीज़ की फॉर्म में लेके जा रहा है। तो यहाँ से पता चल जाता है कि हाँ, यहाँ पे जो इक्वेशन जो लगेगी फ्रीजिंग वाली, अगेन यही इक्वेशन यहाँ पे लगेगी, मोलैलिटी के एफ यहाँ पे। और दूसरी बात, आई की वैल्यू देखिए यहाँ पे 1 होगी, क्योंकि ये आपका मिथाइल अल्कोहल जो है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। और दूसरी बात, यहाँ पे के एफ की वैल्यू गिवन है 1.86 केल्विन मोलैलिटी इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से मोलैलिटी कैलकुलेट कर लेते हैं, मोलैलिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स तो बाद में निकाल दें, बट इनका मास तो निकाल लें। मास ऑफ सल्यूट कितना होगा, क्योंकि इन्होंने लीटर में दिया हुआ है। और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा, तो सबसे पहली बात, मास ऑफ सल्यूट कितना दिया है, 2 लीटर। देखिए, आपको डेंसिटी का फॉर्मूला तो पता ही होगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको दिया है, वॉल्यूम यहाँ ले जाओ, और इस सल्यूट की डेंसिटी भी ए दी हुई है, कितनी, 0.8। एक काम कीजिए, लीटर को ml में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये भी हम ग्राम में ही चाहते हैं मास को, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा इतना ग्राम, ठीक है। सिमिलरली वाटर को भी ऐसे ही कीजिए, तो वाटर आ जाएगा इतना ग्राम, ठीक है। अब हम नाउ फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आएंगे, यहाँ पे देखिए, इसके नंबर ऑफ मोल्स, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, ये गिवन मास ये है, और इसका मिथाइल अल्कोहल, इसका मोलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका होता है 32, ठीक है। तो अब यहाँ से मोलैलिटी निकाल लीजिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट, ये रहे नंबर ऑफ मोल्स इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। 1000 वैसे ऊपर जाना था, तो मैंने ऐसे इसको कर लिया, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी 6.25, ठीक है।
तो मोलैलिटी की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ हम कैलकुलेट कर लेंगे 1.86 इंटू 6.25, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से डेल्टा टी एफ आ जाएगा 11.25। देखिए अभी तक आपको ये पता चला है डिप्रेशन। तो डेल्टा टी एफ क्या होता है? टी एफ नोट माइनस टी एफ। हमको क्या कैलकुलेट करना है? इसका फ्रीजिंग पॉइंट हमको क्या करना है? कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको ध्यान हो तो ये क्या होता था, पूरे के पूरे सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये होता था टी एफ नोट पूरे के पूरे प्योर सॉल्वेंट का। अब देखिए यहाँ पे प्योर सॉल्वेंट क्या है? वाटर। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 273.1 केल्विन माइनस डेल्टा टी यहाँ पे के केल्विन में आया है, ये केल्विन में, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 261.9 केल्विन। एक काम करते हैं, इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं। डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसको 273 से माइनस करना पड़ेगा। इसको 273 से माइनस करना पड़ेगा। तो जब माइनस करोगे, देखो इस 273 को, इसको 273 से माइनस करना पड़ेगा इसको, ठीक है। तो ऑब्वियसली इसमें से 273 हम माइनस करेंगे तो ये नेगेटिव में जाएगा, ठीक है। तो इसलिए टी एफ कितना आएगा? इतना। यानी कि आप अपने व्हीकल को -11.25 डिग्री सेल्सियस तक बाहर रख सकते हो, ठीक है। इस टेम्परेचर तक अगर इससे ज़्यादा रखोगे तो वो फ्रीज़ हो जाएगा, जो भी आपका सोल्यूशन है उस रेडिएटर में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इन 35 ग्राम ऑफ बेंजीन डिप्रेस्ड बाय दिस टेम्परेचर एंड व्हाट इज़ द एसोसिएशन व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, देखिए पहले इंडिकेशन मिलेगी फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि डेल्टा टी एफ, और यहाँ पे डिप्रेस्ड बाय मतलब डिप्रेशन, और यहाँ पे डेल्टा टी एफ भी क्या होता था? डिप्रेशन। तो यहाँ से डेल्टा टी एफ की वैल्यू हमें मिल गई है 2.94 केल्विन, और यहाँ पे के एफ की वैल्यू भी दे दी गई है, केल्विन केजी पर मोल। इसको आप ध्यान रहे, इसको पिछले क्वेश्चन में एम की वैल्यू लिखी हुई थी, यहाँ पे तो घबराना नहीं, ये एम इक्वल ही है के जी मोल इनवर्स ही है होता है, ठीक है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है यहाँ से? देखिए बेंजोइक एसिड की बात हुई, अब बेंजोइक एसिड तो इलेक्ट्रोलाइट होता है, ठीक है। तो हमें एसोसिएशन कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है, मतलब जब जुड़ेंगे। देखिए यहाँ पे सिंपल इक्वेशन लिख लेते हैं, C6H5COOH। ये अभी दो अलग अलग यहाँ पे पड़े हुए हैं, जैसे ही ये जुड़ जाएंगे ये C6H5COOH, ये 2 बने। ये 2 जब यहाँ पे लिखते हैं मतलब होता है अलग अलग, और ये मतलब जब जुड़ गए हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए इनिशियल आई की वैल्यू कितनी होगी? यहाँ पे इनिशियल आई की वैल्यू 1 होगी, तो यहाँ पे क्या होगी? 0। तो एट इक्विलिब्रियम पे यहाँ पे आई की वैल्यू लेट्स से सपोज करिए x है, और तो यहाँ पे कितनी होगी? x/2। अब यहाँ पे आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे हम अल्फ़ा भी ले सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी अल्फ़ा ले सकते हैं, बट आपकी मर्ज़ी है, अल्फ़ा लो या एक्स लो बात एक ही है। बट ध्यान रहे एक्स या फिर जो भी आप लोगे उसको डिफ़ाइन करके आ जाना, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या यहाँ पे डिफ़ाइन कर रहे हैं, एक्स ही लेना चाहिए, बट अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, इसीलिए हम इसको अलग से कर लेते हैं एसोसिएशन कांस्टेंट, ठीक है। ये जुड़ रहे हैं ना यहाँ पे, इसलिए इसको एसोसिएशन कांस्टेंट बोल लिया, ठीक है। तो जब आप इसको करोगे तो यहाँ पे आपके पास आई की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस x/2, ठीक है। अब हम इसको, आपको फॉर्मूला याद हो तो क्या होता है फॉर्मूला? डेल्टा टी एफ इज़ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। के एफ भी पता चल गया,
डेल्टा टी भी पता चल गया, आई भी पता चल गया, बट एम नहीं पता चला, तो एम कैलकुलेट कर लेते हैं। एम क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स है, यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास ऑफ सल्यूट है 5 ग्राम और इसका मोलिकुलर मास है 122, तो 5 डिवाइडेड बाय 122। और मास ऑफ सॉल्वेंट है 35 डिवाइडेड बाय 1000, तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 35। ये घूम के चीज़ ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ से जब आप मोलैलिटी सॉल्व करोगे, सारी की सारी वैल्यूज़, अब इसको एक काम करते हैं, यहीं पे ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सारे ये m की वैल्यू आ गई है, यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये आ गई डेल्टा टी एफ कितना था? 2.94 केल्विन। ठीक है, और I कितना था? 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, और के एफ कितना था? 4.9 केल्विन के जी पर मोल। ठीक है, इसकी यूनिट भी यही होगी, के जी पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से माफ़ कीजिएगा, ये सिर्फ के एफ, चलो ठीक है ऐसे लिख लेते हैं। और इंटू मोलैलिटी की 5 डिवाइडेड बाय 122 इंटू 35 डिवाइडेड बाय इंटू 1000। ठीक है, तो यहाँ से 1 माइनस एक्स बाय 2 इक्वल हो जाएगा 2.94 इंटू 122 इंटू 35 डिवाइडेड बाय 4.9 इंटू 5 इंटू 1000। ऐसे ही जब आप सॉल्व कर लोगे तो 1 यहाँ से सारे की सारी वैल्यू सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू आ जाएगी 0.9752। ठीक है, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछी थी, तो परसेंटेज के लिए क्या हम कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहाँ से एसोसिएशन आ गया है इतना। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।